Good morning, everyone. Today we'll start the concept of amalgamation. Amalgamation theoretical aspects हमने इसके discuss करने हैं. Some of the students they asked about the explanation of this concept. So अभी amalgamation क्या होता है? Amalgamation और भी absorption है जैसे. तो amalgamation basically जब कोई दो एग्जिस्टिंग फर्म्स, कोई भी पुरानी दो फर्म्स जो कि सिमिलर नेचर की होती है, जो कि सिमिलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है, एक तरह के कार्य या मैन्युफैक्चर या नॉन मैन्युफैक्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है, तो वो दोनों ही लिक्विडेट हो जाती हैं, यानी कि दोनों कंपनीज ख़त्म हो जाती हैं, वाइंड अप हो जाती हैं और एक नई कंपनी जो है क्रिएट हो जाती है, जिसको जैसे ए और बी दो कंपनियां हैं, ये दोनों पुरानी कंपनीज़ हैं. इन्होंने अपना जो बिज़नेस है वो वाइडन करना है, ब्रॉडन करना है, इसको बढ़ाना है. तो उस केस में क्या करते हैं, एक बैनर के नीचे लेकर आना है. तो ए और बी लिमिटेड दोनों कंपनीज डिज़ोल्व हो जाएंगी और एक नई कंपनी सी कंपनी है ए और बी लिमिटेड. जैसे आप यहाँ देखें, व्हेन टू एग्जिस्टिंग कंपनीज आर लिक्विडेटेड एंड ए न्यू कंपनी इज़ फॉर्म्ड टू परचेज देम. नई कंपनी बन जाती है तो ये बोला जाता है कि टेक्निकली जो है वो परचेज़ कर रही है उन कंपनीज़ को. दैट इज़ कॉल्ड अमलगमेशन. एग्जाम्पल इज़ ए एंड बी लिमिटेड आर लिक्विडेटेड. ये लिक्विडेटेड का मतलब ये वाइंड अप हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, और एक नई कंपनी ए बी लिमिटेड इज़ फॉर्म्ड टू परचेज देम. दैट मीन्स बेसिकली जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं अब नई कंपनी की हो जाती है. दोनों ए और बी लिमिटेड ख़त्म हो जाएंगी और दोनों की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ अब नई कंपनी की हो जाती हैं. सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ अमलगमेशन. नाउ द सेकंड कंसेप्ट दैट इज़ एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन जो वर्ड है, एब्जॉर्ब वर्ड से बना है. एब्जॉर्ब होता है किसी चीज़ को समाहित कर लेना है, उसमें समाहित हो जाना. तो उस केस में एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है. यहाँ पर एक बड़ी कंपनी जो है, एग्जिस्टिंग कंपनी दो कंपनीज ही होती हैं, जिसमें एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को ख़रीद लेती है, उसके एसेट्स लाइबिलिटीज़ को एक्वायर कर लेती है. यानी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी छोटी कंपनी उसमें समाहित हो जाती है. सो व्हेन एन एग्जिस्टिंग कंपनी इज़ परचेज्ड अनदर existing company, that means when the existing a big company absorbs the smaller company of similar nature. और सिमिलर नेचर नहीं होगा तो वो कुछ उससे रिलेटेड जो है प्रोडक्ट या सर्विसेज मैन्युफैक्चर करते हैं. तो इस केसेस में देखा जाता है कि बड़ी कंपनी अगर छोटी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है, दैट कंसेप्ट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. एग्जाम्पल इज़ ए लिमिटेड इज़ लिक्विडेटेड एंड एन एग्जिस्टिंग कंपनी बी लिमिटेड परचेजेज इट. दैट मीन्स एब्जॉर्ब करने का क्या मतलब है, यहाँ पर बी कंपनी ने ए कंपनी को एब्जॉर्ब कर लिया, परचेज़ कर लिया. तो यहाँ पर बी कंपनी एग्जिस्ट करेगी, ए कंपनी वाइंड अप हो जाएगी. जिसको ख़रीदा गया उसका नाम ख़त्म हो जाएगा एंड ऑल दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दैट विल बी एक्वायर्ड बाय बी लिमिटेड, जो बड़ी कंपनी है उसकी हो जाएगी. नाउ देयर इज़ अनदर कंसेप्ट कॉल्ड रिकन्स्ट्रक्शन. अभी रिकन्स्ट्रक्शन भी दो प्रकार की होती है. बेसिकली जो इसमें भी इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन होता है. इंटरनल तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, जिसमें हम कैपिटल को या जो शेयर्स की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, इसको जो ओवर वैल्यूड एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उसको हम करेक्ट कर लेते हैं. बट हेयर reconstruction means reconstruction of an existing loss making company is done through a reconstruction scheme to revive it. revive करने का मतलब जो भी इसमें स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसको दूर करने के लिए रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है. उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कंपनी को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है. अब ये भी दो प्रकार की होती हैं, दो तरह की होती हैं. फर्स्ट इज़ एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन. अभी एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन का क्या मतलब है, बिकॉज द वर्ड एक्सटर्नल इज़ यूज, तो दैट मीन्स सम एक्सटर्नल फैक्टर विल बी इन्वॉल्व. तो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन एन एग्जिस्टिंग लॉस मेकिंग कंपनी इज़ लिक्विडेटेड एंड ए न्यू कंपनी इज़ फॉर्म टू परचेज इट.
बेसिकली एक नई कंपनी जो है बनाई जाती है, स्पेसिफिकली एक तरह की रीब्रांडिंग होती है जिसमें जो है लॉस मेकिंग, जो जिसे हानियां हो रही हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को एक नई कंपनी बनाई जाती है स्पेसिफिकली, जो कि उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब नहीं कर लेती बट उसको परचेज़ कर लेती है। उस केस में जो लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो वाइंड अप हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और न्यू कंपनी इज़ क्रिएटेड। अभी यहाँ देखिए ABC लिमिटेड इज़ लिक्विडेटेड। ये ABC लिमिटेड को लॉसेस हो रहे हैं इसलिए इसको लिक्विडेट कर दिया गया है। एंड ABC 2013 यही जो कंपनी है इसको ही न्यू कंपनी के रूप में रीब्रांड करके नए नाम से जो है शुरू कर दिया गया, दैट इज़ ABC लिमिटेड। इट इज़ फॉर्म टू परचेज इट। नई कंपनी को बनाया गया ताकि इसको परचेज़ कर ले। परचेज़ करने का मकसद ये रहता है कि जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर में खामियां होती हैं उसको दूर कर दिया जाता है, जो भी ओवर वैल्यूएशन होती है एसेट्स में उसको दूर कर दिया जाता है और एक्चुअल वर्थ के ऊपर वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। सो दैट इज़ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। नाउ व्हाट इज़ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? तो रिकंस्ट्रक्शन जैसे दो प्रकार के होते हैं, पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया। तो एक्सटर्नल में न्यू ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफिकली एक तरह की रीब्रांडिंग की जाती है, नाम को बदल दिया जाता है और जो भी खामियां होती हैं उसको दूर कर दिया जाता है और नई रिफ़्रेश एक बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है जिसमें कि जो वैल्यूएशन होती है वो प्रॉपर होती है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बेसिकली विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें कोई एक्सटर्नल बॉडी या कोई नई कंपनी नहीं बनाई जाती। यहाँ पर जो लॉस मेकिंग कंपनी है, व्हेन एन एग्जिस्टिंग लॉस मेकिंग कंपनी इज़ रिकंस्ट्रक्टेड और रीस्ट्रक्चर्ड, यहाँ देखिए रीस्ट्रक्चर्ड वर्ड का यूज़ किया है। रीस्ट्रक्चरिंग किसकी होती है? वैल्यू ऑफ शेयर्स की। तो इसमें थ्रू रिडक्शन ऑफ कैपिटल टू रिवाइव इट। अब फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 करोड़ की कैपिटल है जो कि पुरानी और लॉसेस हो रहे हैं। लॉसेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इसका मतलब एसेट्स भी ओवर वैल्यूड हैं और इतने एसेट्स की वैल्यू जो दिखाई गई है एक्चुअल वर्थ इसकी इतनी नहीं है और 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है जिस पर रिटर्न पे नहीं किया जा रहा है या नहीं किया जा सकता ड्यू टू लॉसेस। तो उस केस में क्या करते हैं, इसको रीस्ट्रक्चर करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो वैल्यू है शेयर्स की इसको रिड्यूस कर दिया जाता है, शेयर स्प्लिट कर दिया जाता है, एक शेयर को कई भागों में बांटा जा सकता है। तो ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। अंडर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन सेक्रीफाइस इज मेड बाय शेयर होल्डर्स। तो अब शेयर होल्डर्स के द्वारा या डिबेंचर होल्डर्स के द्वारा, क्रेडिटर्स के द्वारा इसके जो लॉसेस होते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है और इसका जो लॉस है बियर किसके द्वारा किया जाता है? शेयर होल्डर्स के द्वारा। क्योंकि अगर कोई फेस वैल्यू किसी शेयर की अगर 100 रुपीज़ है, उसको अगर रिड्यूस करके 50 रुपीज़ पर शेयर पर लेके रहा जाए, जो कि एक एक्चुअल वर्थ है इन मैच ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एसेट्स, जो एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू है बैलेंस शीट में, उसको देखते हुए इन्वेस्टमेंट को भी रिड्यूस किया जाता है। और जब इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होता है, कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, तो उस केस में नंबर ऑफ़ शेयर सेम रहते हैं और जिससे वैल्यू ऑफ शेयर रिड्यूस हो जाता है। और जब वैल्यू ऑफ रिड्यूस शेयर हो जाता है तो ट्रू पिक्चर जो है बैलेंस शीट के द्वारा रिफ्लेक्ट की जाती है और उस पर ही रिटर्न्स जो है दिए जाते हैं शेयर होल्डर्स। तो एक तरह से ये इट इज़ द सेक्रीफाइस मेड बाय द शेयर होल्डर्स। और ये क्यों किया जाता है? ताकि एक्यूमुलेटेड लॉसेस को, चाहे डिबेंचर होल्डर्स हैं चाहे क्रेडिटर्स हैं, प्रोपोर्शनेटली उनकी जो एसेट्स है लाइबिलिटीज़ को एक्चुअल वर्थ पर लिखा जाता है, जिससे कि सभी सेक्रीफाइस करते हैं और ये जो भी पैसा ये रिड्यूस किया जाता है इट इज़ यूज फॉर राइटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड, जो इकट्ठे हुए कई वर्षों के लॉसेस हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिक्टिशियस एसेट्स हैं, ओवर वैल्यूड एसेट्स हैं। अब कोई वैल्यू ओवर वैल्यूड एसेट्स का मतलब जो बुक्स में जिसकी वर्थ ज़्यादा दिख रही है बट एक्चुअल वर्थ इसकी है नहीं, इसको एडजस्ट या रीस्ट्रक्चर करने के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। सो अभी इसको डील कौन करता है? इसको डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14। सो अमलगमेशन ऑफ कंपनीज को डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। सो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, for the purpose of accounting there are two types of amalgamation.
फर्स्ट इज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। दो तरह के अमलगमेशन, अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो दो तरह के अमलगमेशन होते हैं, जिसमें एक तो होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, थियोरेटिकली भी काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ अमलगमेशन। तो इन द नेचर ऑफ मर्जर में देर आर 5 बेसिक कंडीशंस, जो पूरी कर लेते हैं, सभी पांचों कंडीशंस को पूरा कर लेते हैं, ये जो भी गिवन कंडीशंस हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, तो वो मर्जर की कैटेगरी में आ जाता है। और जो उन कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाते, एक या एक से अधिक कंडीशंस पूरी नहीं हो पाती, तो फिर वो अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज जो है उसको बोला जाता है। अभी हम बात करें अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। मर्जर क्या बोला जाता है, तो ये कंडीशंस की जिसकी मैंने बात की थी, वो कंडीशंस क्या हैं। फर्स्ट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, दैट मीन्स ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द ट्रांसफरर वेंडर कंपनी बिकम्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द ट्रांसफरी परचेजिंग कंपनी। यानी कि जिस कंपनी ने दूसरी कंपनी को ख़रीदा है, चाहे एक कंपनी ने 2 कंपनीज़ को ख़रीदा हो, तो वो अगर सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो जिसने उसको ख़रीदा है वो उसकी हो जाती है। दैट मीन्स जो यहाँ पर अगर बात करें हम एसेट्स लायबिलिटीज़ को, तो वो सारी एसेट्स लायबिलिटीज़ किसकी हो जाती है, खरीदने जिस कंपनी ने उसको ख़रीदा है उसकी हो जाती हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है। सेकंड इज़ इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 90% और मोर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द वेंडर कंपनी बिकम्स द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी कौन सी कंपनी है, जिसने उस कंपनी को ख़रीदा है। और ट्रांसफरर कौन है, जिसने अपने शेयर्स और एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया ट्रांसफरी कंपनी को। तो इसका मतलब ख़रीदार कंपनी जो है जिसने ख़रीदा है उसको, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफरी कंपनी। तो दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि कम से कम 90% या इससे ज़्यादा जो शेयर होल्डर्स हैं पुरानी कंपनी के, जो कि जिसको ख़रीदा गया है, वो नई कंपनी में भी शेयर होल्डर्स बने रहते हैं। दैट इज़ दी सेकेंड कंडीशन। नाउ दी थर्ड कंडीशन, दैट इज़ परचेज कंसिडरेशन। और जब हम परचेज कंसिडरेशन की बात करते हैं तो कंसिडरेशन बेसिकली या परचेज कंसिडरेशन वो है कि जितनी राशि पैसों के रूप में या फिर किसी और फॉर्म में, चाहे शेयर्स इशू किए हों, पेमेंट किस तरह से की जाती है। जो ख़रीदता है वो किस फॉर्म में पेमेंट करेगा, अपनी कंपनी में शेयर्स इशू कर देता है या डिबेंचर्स इशू कर देगा या दूसरे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशू कर देगा, और प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो है कैश में दिया जा सकता है। तो पेमेंट किसी भी रूप में अगर की गई है, किसी भी फॉर्म में की गई है फॉर परचेजिंग एनी बिजनेस, दैट इज़ कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। तो इसको लिखा कैसे जो आता है, परचेज कंसिडरेशन ड्यू टू द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इज डिस्चार्ज बाय ट्रांसफरी कंपनी होली बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एक्सेप्ट दैट मे बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स पेमेंट टू डिसमिनेटिंग शेयर होल्डर्स। दैट मीन्स जो तीसरी कंडीशन वो ये बोलती है कि जितनी परचेज कंसिडरेशन है, यानी कि जिस कंपनी ने ख़रीदा है, वो पेमेंट जब करेगी तो सारा पैसा जो है शेयर्स के रूप में पे किया जाना चाहिए। दैट मीन्स ऑटोमेटिकली जब आप शेयर्स इशू करते हैं तो नई कंपनी के शेयर होल्डर्स भी पुरानी कंपनी जिसको बेचा गया, यानी जिसे ख़रीदा गया है, उस कंपनी के शेयर होल्डर भी नई कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। तो दैट इज़ द कंडीशन। और यहाँ कैश की पेमेंट की पाबंदी है। कैश सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू है, जो यानी जिस वैल्यू को के शेयर्स नहीं इशू किए जा सकते। मान लो 100 रुपीज़ का शेयर है और 100 की पेमेंट, जो टोटल पेमेंट जानी है वो 100 के मल्टीपल्स में नहीं है, तो जितनी पेमेंट बच जाती है, जिसको कि क्योंकि एक शेयर अगर 100 रुपीज़ का है, तो जो पैसा बच जाएगा वो कैश के रूप में सिर्फ पे किया जाना चाहिए। दैट इज़ दी थर्ड कंडीशन। Now fourth condition is business. That means the business of the transferee company is intended to be carried on by the purchasing company. तो ये चौथी कंडीशन बेसिक कंडीशन है, जिसमें ये मेंशन्ड है कि जो भी बिज़नेस ख़रीदा गया है उस बिज़नेस को चलाने की जो है मंशा है, उसकी इंटेंशन है। दैट मीन्स ये कैरी ऑन करने की इंटेंशन है, यानी उस बिज़नेस को आगे फर्दर बेचना या वाइंड अप करने का कोई इंटेंशन नहीं है जिसने उसको ख़रीदा है। वो एक इंटेंशन होनी चाहिए, यानी कि बिज़नेस को चलाने की, जो भी जिस बिज़नेस को ख़रीदा गया है उसको चलाने की ख़रीदार कंपनी की इंटेंशन होनी चाहिए।
वो चौथी कंडीशन। देन फोर्थ इज़ बुक वैल्यू, नो एडजस्टमेंट इज़ टू बी मेड टू द बुक वैल्यूज़ ऑफ द एसेट्स बाय रिवैल्यूएशन और अदरवाइज ऑफ द वेंडर कंपनी। पांचवी कंडीशन ये है कि जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ खरीदी गई हैं ख़रीदार कंपनी के द्वारा, बायर कंपनी के द्वारा, इन्होंने परचेज़ किया बिज़नेस को, उसमें शेयर्स की वैल्यू में, एसेट्स की वैल्यूज़ में, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। कैसे? बाय प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट और बाय अदर मेथड। ये 5 कंडीशंस हैं। दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द परचेजिंग कंपनी। इसको ऐसे ही परचेजिंग कंपनी के द्वारा इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है। सो दीज आर द कंडीशंस दैट मस्ट बी फुलफिल्ड। अगर ये सारी कंडीशंस, पांचों कंडीशंस जिसकी हमने बात की, ये अगर सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती है, देन इट इज़ कॉल्ड द नेचर ऑफ परचेज। इसको हम बोलते हैं अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। और अगर इनमें से पांचों कंडीशंस में एक या एक से अधिक कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया जाता, यानी नहीं पूरी हो पाती, तो देन इट इज़ कॉल्ड amalgamation in the nature of purchase. So here, if any of the 5 conditions applicable to the amalgamation in nature of merger is not satisfied, इनमें से किसी एक कंडीशन को भी अगर सेटिस्फाई नहीं किया जाता, then it will be considered as amalgamation in the nature of purchase. So this is the concept of amalgamation in the nature of merger. पांचों कंडीशंस अगर पूरी हो जाती है तो मर्जर कहलाएगा, इन द नेचर ऑफ मर्जर। और अगर पांचों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो पाती, एक से अधिक कंडीशंस पूरी नहीं हो पाती, देन इट विल बी कॉल्ड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे in this lecture video, because it is getting heavier. We'll proceed in the next lecture video in the coming days. Thank you.